वनडे क्रिकेट आज बहुत से सवालों के घेरे में है और बहुत से खिलाड़ी इस फॉर्मेट को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से हटाने की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आज हम आपके सामने इस फॉर्मेट के शुरुआत से शोहरत तक पहुंचने की कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आप यह समझ पाएंगे कि वनडे क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को खड़ा करने और उसे लोगों तक पहुंचाने में कितना अहम योगदान है। 5 दिनों के खेल को एक दिन के कुछ घंटों में समेटकर वनडे क्रिकेट ने क्रिकेट को नई पीढ़ी के बीच जिंदा रखने की कोशिश की तरफ पहला कदम रखा था। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के उस पहलू की जिसने इस खेल को महज 2 देशों से उठाकर विश्व पटल पर रखा और जिसकी बदौलत इस खेल को बेइंतहा प्यार नसीब हुआ था। कहानी शुरू होती है नवंबर साल 1970 से। पिछले लगभग 87 सालों से चली आ रही एशेज सीरीज की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इंग्लिश टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, जहां क्रिकेट इतिहास में पहली बार किसी सीरीज में 5 से ज्यादा मैच खेले जाने वाले थे। 27 नवंबर से शुरू हुई इस सीरीज के पहले 2 मैच ड्रॉ पर खत्म हुए, जिसके बाद 31 दिसंबर के दिन तीसरा टेस्ट शुरू होने वाला था। लेकिन टॉस के बाद बारिश शुरू हो गई, जो लगातार 3 दिनों तक जारी रही, जिसके चलते मैच को रद्द घोषित कर दिया गया। लेकिन एक टेस्ट मैच के पूरी तरह से रद्द होने के कारण मेलबर्न अथॉरिटीज को 80,000 पाउंड का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था और इससे बचने के लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को सीरीज के आखिर में एक अतिरिक्त टेस्ट मैच खेलने के लिए मना लिया। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि तीसरा टेस्ट मैच देखने आए लोगों के लिए भी मैच के आखिरी दिन 40 ओवर का एक खेल रखा जाएगा, जिसमें हर टीम एक बार खेलेगी और जिस टीम के खाते में अधिक रन होंगे उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। इस मैच के एक ओवर में 8 गेंदें फेंकी जानी थी, जो उस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक आम बात थी। मैच का दिन और स्वरूप पूरी तरह से निर्धारित होने के बाद इसके स्पॉन्सर के रूप में तंबाकू कंपनी रोथमैन आखिरी मिनटों में 5,000 पाउंड के साथ इस काम के लिए तैयार हो गई और यहाँ तय हुआ कि मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी को 90 पाउंड दिए जाएंगे। 5 जनवरी साल 1971 यानी मैच के दिन सभी की उम्मीदों के विपरीत लगभग 46,000 लोगों की संख्या मैच देखने पहुंची। हालांकि तब तक किसी को भी पता नहीं था कि वो क्रिकेट इतिहास के एक नए दौर की शुरुआत का गवाह बनने जा रहे हैं। टॉस हुआ तो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बिल लोरी ने इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा और उसके बाद डॉन ब्रैडमैन ने मैदान के बीच खड़े होकर दोनों टीमों को संबोधित किया, जिसके आखिर में ब्रैडमैन ने कहा था कि आप सभी इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। इस मैच में भाग ले रहे बहुत से खिलाड़ियों ने बाद में अपने इंटरव्यूज में बताया था कि वो इस मैच को मजाक मस्ती में खेल रहे थे। किसी के मन में यह बात नहीं थी कि उन्होंने एक दौर का आगाज कर दिया है। आखिरकार मैच शुरू हुआ और इंग्लैंड की पारी 39.4 ओवरों में 190 के स्कोर पर खत्म हो गई, जिसमें जो एडरिच ने वनडे क्रिकेट में पहली बार 50 का आंकड़ा पार करते हुए 82 रनों की पारी खेली थी। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने आक्रामक रुख अपनाते हुए इस स्कोर को यान चैपल की अर्धशतकीय पारी की मदद से 5 ओवर पहले ही 5 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया था। अपनी पारी के दौरान यान चैपल ने ही वनडे क्रिकेट इतिहास का पहला छक्का भी लगाया था। एक तरफा मैच होने के बावजूद भी दर्शकों में इस प्रारूप को लेकर प्यार नजर आया। मीडिया से लेकर पुराने खिलाड़ियों ने इस प्रारूप को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जारी रखने की बात कही थी। हालांकि विजडन ने इस मैच पर कुछ भी लिखने से मना कर दिया था, लेकिन गार्जियन पत्रिका ने इस मैच को वनडे टेस्ट का नाम दिया। पहले वनडे मैच के बाद कई देशों में इस तरह के खेल खेले जाने लगे। हालांकि अभी तक इसका खाका पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था। किसी देश में ऐसे मैच 35 ओवरों के हो रहे थे तो किसी देश में 45। इंग्लैंड में ऐसे मैच 1995 तक 55 ओवरों के हुआ करते थे। 50 ओवर का पहला वनडे मैच साल 1977 में वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बीच खेला गया था, लेकिन साल 1983 तक इस फॉर्मेट को मुख्य रूप से 60 ओवर का रखकर ही खेला जाता था। साल 1971 में शुरुआत के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का दूसरा वनडे मैच अगले साल 24 अगस्त के दिन देखने को मिला था। 55 ओवर के इस मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर वनडे क्रिकेट में अपनी पहली जीत दर्ज की थी। इसी साल लॉर्ड्स मैदान पर भी पहली बार वनडे मैच खेला गया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया था। साल 1973 में इस सफर में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के रूप में 2 नई टीमें भी जुड़ गई। क्राइस्टचर्च के मैदान पर हुए इस मुकाबले को न्यूजीलैंड ने अपने नाम किया था। 20 जुलाई साल 1973 के दिन ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला पहला ऐसा वनडे मैच था जो बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ था। यहाँ आपको बता दें कि उस समय आयोजित होने वाली हर वनडे सीरीज को प्रूडेंशियल ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था। सितंबर 1973 को वेस्ट इंडीज ने भी प्रूडेंशियल ट्रॉफी में अपना पदार्पण इंग्लैंड के खिलाफ किया और सीरीज के दूसरे मैच में इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की थी।
इस तरह यह सिलसिला चलता रहा और फिर साल 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ वाडेकर की कप्तानी में भारत ने भी इस नए दौर की क्रिकेट में अपना कदम रखा। 13 जुलाई के दिन लीड्स के मैदान पर हुए इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने 266 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसमें कप्तान वाडेकर और ब्रजेश पटेल की अर्धशतकीय पारियां शामिल थी। जवाब में इंग्लैंड ने इस मैच को 4 विकेट रहते जीत लिया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक तरफा जहां वनडे मैच चल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ साल 1973 में हुए वुमेन्स वर्ल्ड कप के बाद मेंस क्रिकेट में भी वैसे ही एक टूर्नामेंट को आयोजित करने का फैसला ले लिया गया था। नवंबर 1974 में इस टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल जारी किया गया, जिसके अनुसार साल 1975 के जून माह में इंग्लैंड की धरती पर यह टूर्नामेंट होने वाला था, जिसमें 8 टीमें हिस्सा लेने वाली थी, जिन्हें 2 भागों में बांट दिया गया था। 7 जून के दिन वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे पहला मैच भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया, जिसमें पहले खेलते इंग्लैंड ने 60 ओवरों में 335 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया था, जो उस समय इस फॉर्मेट में सबसे बड़ा स्कोर था। जवाब में सुनील गावस्कर ने पूरे 60 ओवर मैदान पर बिताने के बावजूद भी 36 रनों की पारी खेली, जिसके चलते भारत सिर्फ 136 रन ही बना पाया था। टूर्नामेंट आगे भी शानदार ढंग से जारी रहा और मैच दर मैच लोगों की भीड़ भी मैदानों में बढ़ने लगी थी, जो सुनिश्चित करने के लिए काफी थी कि वनडे क्रिकेट एक लंबी रेस का घोड़ा है। 21 जून के दिन ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसे क्लाइव लॉयड के शानदार शतक की बदौलत वेस्टइंडीज ने 17 रनों से जीतकर पहला खिताब अपने नाम कर लिया था। वेस्टइंडीज को 4000 पाउंड की राशि दी गई, तो ऑस्ट्रेलिया को 2000 पाउंड दिए गए थे। अभी तक वनडे क्रिकेट को सफेद कपड़ों और लाल गेंद के साथ ही खेला जा रहा था। लोग इस फॉर्मेट को तो पसंद कर रहे थे, लेकिन वो दीवानगी अब भी नदारद थी और यहाँ से कैरी पैकर का नाम विश्व क्रिकेट में उभरता है, जो अगले कुछ सालों में इस खेल के मायनों को पूरी तरह से बदलने के लिए कुछ तैयार करने में लगे हुए थे। क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता और मार्केट को देखकर कैरी पैकर ने अपने चैनल 9 के जरिए एक रेवल सीरीज की शुरुआत करने का फैसला किया, जिसमें टोनी ग्रेग, जावेद मियांदाद, डेनिस लिली, इमरान खान, इयान चैपल और एंडी रॉबर्ट जैसे बड़े खिलाड़ियों को अच्छी खासी रकम देकर इस सीरीज का हिस्सा बना लिया गया। एक तरफ जहां भारत की तरफ से इस सीरीज में कोई भी खिलाड़ी शामिल नहीं हुआ था, तो वहीं वेस्टइंडीज की लगभग पूरी टीम इस सीरीज का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गई थी। 9 मई साल 1977 को इस सीरीज का लेखा जोखा सामने रखा गया, जिसके बाद विश्व क्रिकेट में हड़कंप मच गया था। आईसीसी और अलग अलग क्रिकेट बोर्ड्स ने इस सीरीज को रोकने की कोशिश भी की, यहाँ तक कि पैकर के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया, लेकिन पैकर अपने फैसले पर अडिग रहे। आईसीसी और एमसीसी से तकरार के चलते पैकर बहुत से क्रिकेट नियमों को और कुछ विशेष नामों के कॉपीराइट के कारण अपनी सीरीज के दौरान इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसलिए पैकर ने रिची बेनोट को नए नियम लिखने का जिम्मा सौंप दिया और अपनी सीरीज में होने वाले 6 टेस्ट मैचों को सुपर टेस्ट और वनडे सीरीज को इंटरनेशनल कप का नाम दे दिया गया। मैच खेलने के लिए जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मैदान नहीं दिए गए, तब पैकर ने रग्बी के मैदानों पर एक नई तकनीकी से पिच तैयार कर वहां अपने मैचों को पूरा करवाया। आखिरकार यह सीरीज शुरू हुई, जिसमें क्रिकेट को बदल देने वाले बहुत से बदलाव देखने को मिले, जैसे डे नाइट मैचों की शुरुआत, सफेद गेंद का प्रयोग, फ्लड लाइट और रंगीन कपड़ों में वनडे मैच खेलने का सिलसिला, जिसने दर्शकों के एक बड़े हिस्से को आकर्षित किया था। आईसीसी ने सीरीज में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को बैन करने की बात भी कही थी, लेकिन पैकर ने उस समय के ऐसे खिलाड़ियों को अपनी सीरीज में शामिल किया था जिनके बगैर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना किसी भी टीम के लिए मुश्किल हो गया था, और इसलिए धीरे धीरे सभी क्रिकेट बोर्ड्स ने अपने खिलाड़ियों को वापस लेना शुरू कर दिया था। कैरी पैकर की यह सीरीज 1.5 साल तक चली, जिसके बाद पैकर को ऑस्ट्रेलियन बोर्ड की तरफ से मैच ब्रॉडकास्टिंग के वो सभी राइट मिल गए जिन्हें हासिल करने के लिए पैकर ने यह सब कुछ शुरू किया था। 1979 में पहली बार पैकर ने रंगीन कपड़ों का रिवाज शुरू किया था, जिसके बाद साल 1980 में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने वनडे क्रिकेट में फील्ड रेस्ट्रिक्शन के नियम भी शुरू कर दिए थे, जो आगे चलकर विश्व क्रिकेट ने भी अपनाए और इनमें समय के साथ साथ बदलाव भी होते रहे। कैरी पैकर ने क्रिकेट को एक ऐसे मार्केट में बदल कर रख दिया था जिसमें बेशुमार पैसा और शोहरत थी, और अब खिलाड़ियों को क्रिकेट के अलावा दूसरे किसी भी काम की तलाश की जरूरत नहीं थी। आगे साल 1979 में दूसरी बार विश्व कप का आगाज किया गया, जहां एक बार फिर इंश्योरेंस कंपनी प्रूडेंशियल ने टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया। श्रीलंका एक टेस्ट प्लेइंग नेशन न होते हुए भी अपना दूसरा विश्व कप टूर्नामेंट खेल रही थी, लेकिन अब की बार ईस्ट अफ्रीका की जगह कनाडा ने ले रखा था। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच हुए फाइनल मुकाबले में वेस्टइंडीज ने वेब रिचर्ड्स के शतक की मदद से दूसरी बार खिताब अपने नाम किया था। अगले साल नवंबर के महीने में बेंसन एंड हेजेस कप रखा गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत की टीमें शामिल थीं। इस सीरीज के दौरान क्रिकेट इतिहास का 100वां वनडे मैच सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेला गया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया था
और फिर फरवरी 1981 में हुए इस सीरीज के फाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी। 25 नवंबर साल 1981 वह दिन रहा जब सुनील गावस्कर की कप्तानी में भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम पर देश ने अपना पहला वनडे मैच होस्ट किया था। भारत और इंग्लैंड के बीच हुए इस मैच को इंग्लैंड ने अपने नाम किया था। साल 1982 में आयोजित आईसीसी ट्रॉफी जीतकर जिम्बाब्वे ने अगले साल होने वाले विश्व कप में अपनी जगह पक्की कर ली थी, जिसके बाद साल 1983 में लगातार तीसरी बार विश्व कप का आयोजन किया गया, जिसमें आखिरी बार 60 ओवर फॉर्मेट को लागू किया गया था। 9 जून साल 1983 को 200वां वनडे मुकाबला भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया, जिसे भारत ने जीतकर खुद को साबित करने का काम किया। और उसके बाद भारत के पहले ओडीआई शतकवीर कपिल देव की 175 रनों की पारी की बदौलत भारत ने जिम्बाब्वे को हराया, तो यह साफ हो गया था कि इस बार यह टीम नए इरादे के साथ इंग्लैंड आई है। इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड के डेविड गावर ने 384 रन बनाए थे, जो तब तक एक रिकॉर्ड था। फाइनल में भारत ने एक बार फिर वेस्टइंडीज को हराकर खिताब अपने नाम किया और इस जीत ने भारत में वनडे क्रिकेट की लोकप्रियता में बड़ा इजाफा करने का काम किया और यहाँ से वनडे क्रिकेट अब शोहरत की नई बुलंदियों पर पहुंचने के लिए तैयार था। आगे भारत ने साल 1985 में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब अपने नाम किया और फिर शारजहां कप वेस्टइंडीज ने भारत और पाकिस्तान को हराकर हासिल किया था। अगले साल बेंसन एंड हेजेस कप में भी भारत का दबदबा रहा। इन सब नतीजों से विश्व क्रिकेट में एशिया का दबदबा साफ दिखाई दे रहा था और जिसे मजबूत करने के लिए भारत और पाकिस्तान ने सम्मिलित रूप से 1987 विश्व कप होस्ट करने का फैसला किया, जिसके पीछे बहुत लंबी कहानी है जो हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। 8 अक्टूबर साल 1987 से 8 नवंबर तक विश्व कप का चौथा एडिशन आयोजित हुआ, जिसमें पहली बार 50 ओवर फॉर्मेट को लागू किया गया था। इस विश्व कप के दौरान दर्शकों की संख्या 8,16,000 आकी गई, जो पिछले सभी एडिशन से ज्यादा थी। इसी विश्व कप के दौरान न्यूजीलैंड और भारत के बीच मैच में चेतन शर्मा ने विश्व कप इतिहास की पहली हैट्रिक को अंजाम दिया था। फाइनल मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, जिसे अलान बॉर्डर की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने जीतकर वनडे क्रिकेट में एक नए युग का आरंभ कर दिया था। 18 दिसंबर साल 1989 के दिन सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे करियर का पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था और फिर अगले 23 सालों तक इस फॉर्मेट पर एक छत्र राज किया। 49 शतक और 18,426 रन सचिन को इस फॉर्मेट का सबसे बड़ा बल्लेबाज बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वनडे का इतिहास आगे भी बहुत से चमत्कारी प्रदर्शनों और शानदार खेल से लबालब है, जिसे हम इस सीरीज के अगले वीडियो में आपके सामने रखेंगे। अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वनडे क्रिकेट से जुड़ी किसी भी घटना का एक पूरा वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम आपकी इच्छा पूरी करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।